हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी की यात्रा में एक बार फिर से। एक बार आवाज़ आ रही है, बता देना एक बार। चलिए, हाँ, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा अभी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, चलिए कुछ ब्रीफ में इंट्रो जान लो आप लोग, ठीक है? क्योंकि जो क्लास शुरू कर रहे थे ऐसा ना हो पीछे का साफ होता जाए और आगे का कुछ, हाँ, बता दिए। आवाज़ आ रही है ना? चलिए, देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन अपन ने क्या कर लिया, पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद फिर अपन ने ऋग्वैदिक काल पढ़ लिया। इससे पहले और भी टॉपिक पढ़ लिए, ताम्रपाषाण, नवपाषाण, प्रागैतिहासिक काल, ये अपन ने सब कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने 1500 से लगाकर 1000 की यात्रा पूरी कर ली। आज हम लोग देखेंगे 1000 से लेकर के उत्तर वैदिक काल की घटनाएं। बेसिकली इस काल में हुआ क्या है ये हमें जानने का प्रयास करना है। देखिए, अब उत्तर वैदिक काल का मतलब है कि जो पूर्व वैदिक काल के बाद का समय है। पहली बात ये, कोई पूछे तो बता देना, वैदिक काल 2 भागों में डिवाइड है, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल जो है उसको हम लोग उत्तर वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि बाकी, अगर ऋग्वेद को छोड़ करके बाकी के जितने भी वेद हैं उनकी रचना, जो भी रचनाएं हुई हैं वैदिक काल में, वो सब उत्तर वैदिक काल में ही हुई हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अभी मैं आपको वो लिखवा भी दूंगा तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही हो जाएंगी। अब देखिए, जो ऋग्वैदिक सूक्त थे ना, जो ऋग्वैदिक अपने श्लोक वगैरह थे, उन्हीं को निकाल कर उनको एक धुन या एक ट्यून में पुरे दिया गया और एक धुन में बांधा गया, और इसी के पद्य संकलन को, पद्य वही होते हैं तो गाया जा सके, इनके पद्य संकलन यानी कि इसको गाया जा सके उसको हम लोग सामवेद कहने लग गए। तो ये कुछ कहानी थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद अपन लोग सेकेंड अर्बनाइजेशन देखेंगे, महाजनपद देखेंगे और फिर बाकी की कहानी समझेंगे। चलिए अब देखिए, यहाँ पर उत्तर वैदिक काल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि बाकी सभी यहीं पर रचे गए। अब बाकी सभी में कौन कौन आ जाएगा उसको आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। बाकी सभी मैंने क्यों लिख रखा है उसको लिखिए यहाँ पर। देखिए, बाकी सभी में आप लोग सामवेद, यजुर्वेद, बाकी के तीनों वेद यहाँ पर लिख लो, बाकी तीनों वेद, ठीक है। बाकी के तीनों वेद नाम तो पता ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अपना तीसरा चौथा कौन सा है, अथर्ववेद, ठीक है। और ब्राह्मण ग्रंथ साथ ही साथ यहाँ पर लिखते जाओ, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, आरण्यक जिनकी रचना जंगल में हुई हो, ठीक है, आरण्यक, ठीक। कई बार पूछा जाता है कि आरण्यक का मतलब क्या है, जिनकी रचना कहाँ पर हुई हो, जंगल में रचे गए हों, उनको कहा जाता है, ठीक है। उपनिषद, उपनिषद, इन सब की रचना कहाँ पर हुई है, यहीं पर उत्तर वैदिक काल में, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, वेदांग सूत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। अब आप लोग पूछोगे सर वेदांग का क्या मतलब है, तो वेदांग का मतलब भी अपन लोग समझ लेते हैं, ठीक है। वेदांग का मतलब बेसिकली, चलिए ठीक है, फिर अब अपन लोग देखते हैं वेदांग का मतलब वेद की सहायक विद्याएं। अब देखो यहाँ पर एक बात लिखी है, वेद, ठीक है। तो वेद हो गया प्लस इसकी सहायक विद्याएं, इसकी सहायक विद्याएं, या हम कह सकते हैं अंग, ठीक है। इनके मतलब कि कुछ अंग, वेदों के ही अंग कह सकते हो, या वेदों की जो सहायक विद्याएं हैं इसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, इनको वेदांग कहते हैं, ठीक है। ये अर्थ के ज्ञान में सहायता पहुंचाते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि संक्षिप्त शैली के प्रयोग के कारण इन्हें सूत्र कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, सूत्र। इनको सूत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो शैली है, इनकी जो शैली है संक्षिप्त शैली के प्रयोग के कारण, यहाँ पर लिखो
संक्षिप्त शैली के प्रयोग के कारण इन्हें क्या कहते हैं? संक्षिप्त शैली के प्रयोग के कारण हम सूत्र कहते हैं। क्या? सूत्र। ठीक है, ये याद रखिएगा, सूत्र मैंने आपको बता दिया किसको कहते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, कोई दिक्कत हो तो फिर बता देना। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों को। चलिए अब इनकी देखिए शाखाएं कितनी हैं? 6 शाखाएं हैं, वो मैंने आपको लिख दी हैं। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो। आइए नोट डाउन करते हैं, क्योंकि कई बार पूछा जाता है, वैसे तो यही पूछा जाएगा कि इसकी शाखाएं कितनी हैं, तो बता देना कि 6 शाखाएं हैं। पहला कौन सा है? शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण। लिखो यहाँ पर शिक्षा, कल्पसूत्र, ये सब लिख लेना। देखिए यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन, वैसे तो एक आध दो बन सकते हैं, वैसे ज़्यादा क्वेश्चन बाद में बनेंगे जो अभी अपन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, यहाँ पर लिख लो छंद और ज्योतिष। तो ये याद रखना है, ये इसके क्या हैं? 6 अंग हैं। अब देखो यहाँ पर इसके अर्थ भी क्या हो सकते हैं? शिक्षा का अर्थ होता है ध्वनि शास्त्र, धार्मिक, आचार्य शास्त्र। यहाँ लिख लो, इसका अर्थ है ध्वनि शास्त्र। ठीक है, यहाँ पर धार्मिक, कल्पसूत्र क्या है? धार्मिक शास्त्र। यहाँ पर लिख लो धार्मिक, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, समझ जाना। ठीक है, धार्मिक, ये याद रखिएगा। इसका क्या है? धार्मिक, आचार्य शास्त्र और व्याकरण का व्याकरण। धार्मिक शास्त्र। ठीक है, और यहाँ पर व्याकरण का व्याकरण ही है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, इसके बाद निरुक्त है, छंद है, ये आप लोगों को याद रखना है, व्युक्ति शास्त्र और माप सिद्धांत, खगोल विज्ञान। अब ज्योतिष क्या है? खगोल। ज्योतिष क्या है? और ये छंद क्या है? माप सिद्धांत। ठीक है, ये क्या है? माप सिद्धांत। और निरुक्त को हम लोग कह सकते हैं व्युत्पत्ति शास्त्र, मतलब जो अपने आप से व्युत्पत्ति जिनकी हुई हो। अभी अपन लोग डाउट ले लेंगे, मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, व्युत्पत्ति करते हैं, 1 मिनट रुको। व्युत्पत्ति शास्त्र मतलब जिसकी उत्पत्ति खुद से ही हुई हो। अब देखिए इनमें एक तो कैटेगराइजेशन अलग है, वो मैं आपको अलग से पीडीएफ में दे दूंगा, यहाँ नहीं बना रहा हूँ। यहाँ केवल समझो, उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद के अलावा बाकी सब जो भी आप आज देखते हो ना, वो सब लिखा गया। इनमें वेदांग सूत्रों में इसको बांटा गया, 6 होते हैं। वेद प्लस इसकी सहायक विद्याएं, मतलब वेद तो है ही हैं, जो इनको और छोटा कर दे उसमें इनको रखा गया, मतलब कि संक्षिप्त शैली में इनको हम कहते हैं सूत्र। ये मैंने आपको बता दिया, 6 यहाँ पर सूत्र होते हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्पशास्त्र और व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो ज्योतिष को हम लोग वैसे ही, ज्योतिष लोग क्या करते हैं, थोड़ा खोज भी नहीं तो करवाते हैं कि भाई तुम्हारे नसीब में ये नहीं है, तो फिर वो चीज़ आपको बताएंगे। तो ज्योतिष खगोल हो गया, छंद माप सिद्धांत हो गया, निरुक्त व्युत्पत्ति हो गया, और कल्प सूत्र आपका धार्मिक आचार्य संहिता शास्त्र हो गया, और शिक्षा आपकी ध्वनि शास्त्र हो गई। तो ये याद रखिएगा। और बाकी के मैंने लिख दिए, तीनों वेदों के अलावा ये यहाँ पर खोजें हुई हैं इनकी। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलो अब कुछ और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बातें हैं, उसको जान लेते हैं। चलो यहाँ पर लिखो, अलग से कुछ पॉइंट हैं उनको लिख लो। परीक्षित को क्या बोला गया है? ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, एनसीईआरटी में भी दिया, इसलिए मुझे लगा बता दूं। ठीक है, परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता बोला गया है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि मृत्यु लोक का देवता कौन है, तो वो परीक्षित है, मृत्यु लोक का देवता। ठीक है, कहाँ पर बोला गया है? ये अथर्ववेद में बोला गया है। एक छोटा सा पॉइंट है, जस्ट ऐसे ही लिखवा दिया, बाकी कोई इंपॉर्टेंट इसका है नहीं। ठीक है, और ये याद रखिएगा, अष्टाध्यायी तो आपको पता ही है किसने लिखी थी? पाणिनि ने। अष्टा
अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने। ये भी आप लोगों को याद रखना है, और बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ दो, ठीक है। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा अपन लोग इसमें, ठीक है। कुछ पॉइंट भी देखो, दोनों चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए, इसलिए मैं आपको वो बेसिक थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं, यहाँ पर देखिए यज्ञ वगैरह की ये सब क्रियाएं हो रही हैं यहाँ पर। चलिए, और देखो ये सारा का सारा वही है, यज्ञ वाला सिस्टम ही है और कुछ नहीं है। कुछ राजा लड़ रहे हैं आपस में, वो अपन ने देखा था, तो पिक्चर में ऐसा कुछ खास नहीं है। चलिए थोड़ा सा और अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे अपन ने प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री ये सब पढ़ा था, तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है कि प्रोटो वैदिक एज, मतलब कि वैदिक काल का सबसे उतरता हुआ हिस्सा, उल्टा चल रहे थे ना, सबसे उतरता हुआ हिस्सा कह सकते हैं। अब इसमें बेसिकली हुआ ये है कि बड़े बड़े साम्राज्य बनने लग गए, क्योंकि जो पहले हम कबीलाओं में रहते थे, याद करना, साथ साथ कंपैरिजन करते जाना है कि हम लोग वैदिक पूर्व वैदिक काल में कबीले में रहा करते थे, उसके बाद अब उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण होने लग गया, ठीक है। कैसा? बड़े बड़े यानी कि विशाल राज्यों का उदय होने लग गया। इसके बाद सभी राजा चक्रवर्ती पद पाने के लिए क्या रहते थे, मतलब कि उत्सुक ज़्यादा होने लग गए थे, और इसी चक्कर में उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करना चालू करे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कर्मकांडीय व्यवस्था, तो बेसिकली उत्तर वैदिक काल में ये ज़्यादा रही है, बड़े बड़े यज्ञों का, जिसमें कि अश्वमेध यज्ञ हो सकते हैं, राजसूय यज्ञ हो सकते हैं, ये सब कब हुआ? ये सब उत्तर वैदिक काल में ही हमें देखने को मिलता है। अब उत्तर वैदिक काल में राजा का पद कैसा बन चुका था? वंशानुगत बन चुका था, ये याद रखना है। कैसा? वंशानुगत। अभी तक अपन ने क्या देखा था कि सभा और समिति और बिदत होती थी, ठीक है, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे तो मैंने बता दिया। अब राजा की शक्ति को धर्म और ब्राह्मण नियंत्रित करते थे। अब देखो वही बात बन गई कि पद जो है वो कैसा हो गया? वंशानुगत हो गया। कैसा? वंशानुगत हो गया। और पद में कौन लोग ज़्यादातर उसमें नियंत्रण करने लग गए? एक तो धर्म और ब्राह्मण, ठीक है। धर्म और ब्राह्मण इंपॉर्टेंट हो गए, ये याद रखना है। और ये चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं राजनीतिक संगठन में, ठीक है। छोटे छोटे अक्षर में लिखेंगे, पद कैसा हो गया? वंशानुगत। यहाँ पर आप लोग लिख लेना, ठीक है। पद कैसा हो गया? वंशानुगत हो गया, ठीक है। धर्म और ब्राह्मण हावी हो गए, धर्म व ब्राह्मण, धर्म व ब्राह्मण हावी हो गए, ठीक है। मतलब कि इनके कारण ही चीज़ें चलने लगी, और विशाल साम्राज्य बनने लग गए, ठीक है। विशाल साम्राज्य बनने लग गए, तो ये भी याद रखिएगा। कई बार पूछे तो बता देना, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। रत्निन जो था वो सर्वोच्च अधिकारी होता था, ठीक है। कौन? रत्निन। यहां पर लिख लो, रत्निन सर्वोच्च अधिकारी। रत्निन जो होता था वो सर्वोच्च अधिकारी होता था, ये लिख लिया। चलिए थोड़ा सा और अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ देवताओं की बात आ जाती है, जैसे कि उत्तर वैदिक काल में त्रिदेव का कॉन्सेप्ट सर्वाधिक सम्मानित देवता हो गए थे। अभी तक आपने देखा कि कौन से देवता थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में? इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट था? मुझे अभी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ, ठीक है। और समाज कैसा था ये भी लिखो, समाज कैसा हुआ करता था? अभी बताया था ना अपन ने कि किसकी मूर्तियाँ मिली हैं हमें, पेड़ निकलता हुआ गर्भ से, तो कैसा समाज था, ठीक है, वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो हैं, ये तीन देवता ज़्यादातर इम्पोर्टेंट हो गए, ये याद रखना है। इसके बाद जबकि इंद्र का महत्व तो कम हो गया, अभी आपने देखा 275 बार जन का उपयोग किया गया था उसमें ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। और देवता कौन सा इंपॉर्टेंट था? इंद्र महत्वपूर्ण देवता था वहां पर। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में अगर हम देखें तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश का कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब कि तीन देवता ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। तो याद रखिएगा ये परिवर्तित सा रूप है, किस तरीके से उत्तर पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में हमने मूव किया, वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब देखिए विष्णु और रुद्र देवताओं का भी महत्व बढ़ गया था। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ये थे नहीं, ये वहाँ पर थे, लेकिन इनका एक्चुअल में थोड़ा सा क्या इनका क्रेज जो है ना वो थोड़ा सा ये करें कि अब घट गया था, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश ज़्यादा बढ़ गए थे। वेरी गुड भाई, मात्र सत्तात्मक ही था, बहुत बढ़िया। पशुपति की पूजा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो ये याद रखना है, ठीक है।
चलिए, और वरुण का भी महत्व, वरुण का क्या मैंने बताया था नाम, नाशत, ठीक है, नाशत तो बताया था ना कुछ, उनका याद रखिएगा, ठीक है, वो जो अलग से देवताओं के नाम बताए थे इम्पोर्टेंट हैं। अब वही मैं आपको बता रहा था कि ज़्यादातर कर्मकांड धर्म में बढ़ गया, यज्ञ बढ़ गए, और समिति जो है सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था थी जहाँ सार्वजनिक कार्य के लिए वाद विवाद द्वारा निर्णय लिए जाते थे, जहाँ सर्वोच्च न्यायाधीश होते थे, ठीक है। तो अभी भी सभा समितियों का कॉन्सेप्ट तो है, अब समिति जो है वो सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था हो गई। कौन सी? समिति। तो यहाँ पर लिख लो, समिति सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था है, ठीक है। समिति बड़ी संस्था, वाद विवाद भी यहीं पर होने लग गए, ये याद रखिएगा। चलिए कुछ और बातें अब अपन लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब मनुष्य का जो है वो 4 आश्रमों में बटा हुआ, ठीक है, बटा हुआ था। अब यहाँ पर देखो, आप लोग इसको छोड़ दो, ये बाद में जोड़ा गया, यहाँ पर बाद में, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बाद में आया, वो आपको पता होगा ना, महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन सा, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ और वानप्रस्थ, ठीक है। तो याद रखिएगा, वानप्रस्थ यानी जंगल की तरफ प्रस्थान कर जाना, गृहस्थ यानी कि घर में रहकर ही चीज़ें करते जाना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। यहाँ देखो, स्त्रियों के महत्व व सम्मान में गिरावट आ गई। अब देखो यहाँ पर 2 बातें आपको देखने को मिली होंगी। यहाँ पर स्त्रियों के सम्मान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई। तो आप लोग अगर पूछा जाए कि वैदिक काल में, अगर स्पेसिफिक पूछ दे कि उत्तर वैदिक काल में क्या महिलाओं का सम्मान ठीक ठाक होता था, तो भाई ज़्यादा नहीं होता था, महत्व जो है इनका गिर गया था थोड़ा सा, ये हमें याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद और उपनिषदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। ये तो मैं आपको बता ही चुका आगे वाली स्लाइड में। उत्तर वैदिक काल में मुख्यतः कौन कौन? धर्म है, तर्कशास्त्र है, दर्शन है, इतिहास है और ज्योतिष विद्या की भी शिक्षा दी जाती थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ और बातें। राष्ट्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ पर आपने नोट्स में लिख लेना है इसको, ठीक है। राष्ट्र शब्द, इसका प्रयोग भी कहाँ पर हुआ? यहीं पर प्रथम बार हुआ। यहाँ पर प्रयोग प्रथम बार हमें देखने को, ठीक है, प्रथम बार, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, इसी काल में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की और महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ें विवादित हो सकती हैं, ठीक है, कि अब पता नहीं राम भगवान कितने पुराने हैं, कृष्ण भगवान कब के, तो वो अलग ही मुद्दा है एक, उसको छोड़ दो। ये कह सकते हो आप कि रचना जो है इनकी ऋग्वैदिक हुई है, उत्तर वैदिक काल में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की करी और महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की करी, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, ठीक है, और इसका नाम क्या है? जय संहिता। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जय संहिता किसका नाम है? जय संहिता किसका नाम है? ये है आपका महाभारत का, ठीक है। तो याद रखना है आपको। और महाभारत किसने लिखी है? वेदव्यास ने, ठीक है। गोत्र नामक संस्था उत्तर वैदिक काल में ही अस्तित्व में आई थी। तो गोत्र, अब जो अभी आप लोग देख रहे हो ना गोत्र वगैरह, तो ये यहीं से आया था, ठीक है। यहाँ पर लिख भी लो, ये सामाजिक वाले में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहाँ पर गोत्र की भी देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। गोत्र यहीं बने, क्यों? क्योंकि धर्म देखो काफ़ी ज़्यादा हावी था, क्योंकि धर्म हावी था समाज में। समाज में कर्मकांडीय व्यवस्था थी। कैसी? कर्मकांडीय, यानी कि बड़े बड़े यज्ञ वगैरह होते थे। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अब और वहाँ पर देखते हैं। और जय संहिता भी आप लोग याद रखिएगा। कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है।
ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। गोत्र अपन ने समझ लिया, गोत्र नामक उत्तर वैदिक काल में ही आए। अब स्मृति ग्रंथों में संस्कारों का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अब संस्कार क्या थे, आप लोगों ने पढ़े हैं ना, 16 संस्कार होते थे, ठीक है, वो अपन लोग अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 16 प्रकार के थे। तो आपसे अगर क्वेश्चन फैक्चुअल में पूछा जाए कि कितने प्रकार के संस्कार थे, तो 16 प्रकार के थे, बात खत्म, ठीक है। चलिए अब कुछ संस्कार मैंने आपको यहीं पर दे दिए, इसको आप लोग अगर चाहो तो देख सकते हो, जल्दी जल्दी सुन लेते हैं, ठीक है। गर्भाधान यानी संतान प्राप्ति के लिए होता है। इसके बाद पुष्वन यानी पुत्र प्राप्ति के लिए, देखिए पुष यानी कि पुत्रवन, ठीक है। और नामकरण पता ही है, जब पुत्र, देखो गर्भ में जब शिशु होता है, कहानी के तौर पर समझो, तो गर्भ में जब शिशु नहीं होता तो संतान प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ किया जाता है, वैसा करके कुछ वो संस्कार कहलाता है, गर्भाधान संस्कार, ठीक है। इसके बाद पुष्वन यानी पुत्र ही हो हमें, तो पुष्वन उसके लिए किया जाता है। फिर नामकरण के समय एक होता है, नाम रखने के लिए। इसके बाद अन्नाप्रशान यानी पहली बार जब किसी बच्चे को अन्न खिलाया जाता है तो हम अन्नाप्रशान करते हैं, ठीक है। इसके बाद जात कर्म यानी जन्म संबंधी संस्कार जो होते हैं उसका, कि भाई ये इसका ये वाली जाति है, ये इसकी ये वाली जाति है, तो हम इस तरीके से देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद चूड़ाकरण यानी कि मुंडन हम देख सकते हैं। अब देखिए ये वाले जो पॉइंट है ना, आप लोग अपने यहाँ पर नोट्स में डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ये यहाँ पर बताए हुए हैं, ठीक है। जो भी राजनीतिक वाला आपका पॉइंट होगा वो आप यहाँ पर डाल लोगे, ठीक है। और जो अर्थव्यवस्था वाला होगा, वैसे तो मैं यहाँ पर लिखवाता जा रहा हूँ, ठीक है। और सामाजिक वाले देखो आप यहाँ पर लिख लेना। और इसके बाद दास प्रथा, सती प्रथा के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, और ये तो बिल्कुल ही याद रखना है, इससे क्वेश्चन थोड़ी बहुत बन सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और अपन लोग, चलिए देखो, तो गर्भाधान देख लिया, मतलब जब कुछ भी नहीं है तो यज्ञ कर दिया, गर्भाधान हो गया। पुष्वन पुत्र की प्राप्ति हो जाए भाई, इस तरीके से पुत्र प्राप्ति के लिए। नामकरण जब नाम रखा जाता है। अन्नाप्रशान पहली बार जब उसको अन्न खिलाया जाता है। जात कर्म यानी कि जन्म संबंधी उसकी गतिविधियों, जैसे कि अब जन्म संबंधी मतलब किस कुल में, किस जात में, पुत्र में पैदा हुआ है, ये सब पहले होता था, ठीक है। इसके बाद चूड़ाकरण यानी कि मुंडन के बारे में डिस्कस करते हैं, मतलब पहली बार, आज भी वो संस्कार मौजूद है कि मुंडन करवाते हैं पहली बार मान्यता के हिसाब से, ठीक है। तो वो मुंडन हो गया। इसके बाद निष्क्रमण यानी प्रथम बार घर से बाहर निकलना। जब पहली बार बाहर निकाला जाता है बच्चे को, तो उसमें निष्क्रमण संस्कार होता है कि भाई अब ये बाहर घूमने के लायक हो गया। इसके बाद सीमांतोन्नयन, गर्भ शिशु की रक्षा करना। देखिए सीमांतो अब ऐसा भी है कि गर्भ में जो शिशु है उसकी रक्षा भी करने की यहाँ पर प्रथा है। ऐसा नहीं है कि देखिए एक बार बच्चा पैदा हो गया तो बस, उसके बाद फिर केयर की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। चलिए अब देखो, पहली बार कर्ण भेदन की भी क्रिया होती है, आप लोगों ने देखा होगा, आज भी आप लोगों के होते हैं, ठीक है। हम लोग तभी से ये सब करते आ रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। अच्छा अनीश आर्य, ओके ओके, चलिए ठीक है। तो कर्ण वेदन, कानों में आभूषण धारण करने के लिए। इसके बाद उपनयन, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या हाईलाइट कर लो, ठीक है, डबल स्टार में डाल लो, उपनयन संस्कार। और इसको यहाँ पर भी अपने नोट्स में भी लिख लो, ठीक है, सामाजिक में लिख लो उपनयन, ठीक है, 16 में से एक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। उपनयन पूछा जाता है, ठीक है, शिक्षा संबंधी। आपने रामायण में देखा होगा, जब राम भगवान और चारों बालक जो थे छोटे छोटे, उसमें प्रॉपर संस्कार दिखाए गए हैं। अगर आप लोग चाहो तो रामायण देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और अपन लोग आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, उपनयन संस्कार। इसके बाद विद्यारंभ, तो सबको ही पता है, शिशु का अक्षर ज्ञान करवाना, विद्यारंभ हो गया, ठीक है। समापवर्तन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर ये भी लिख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जहाँ पर निशान लगाता जा रहा हूँ ना, वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 16 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। तो समापवर्तन यानी कि किसी चीज़ का समाप्त कर देना। तो हमने क्या देखा, समापवर्तन यानी समाप्त करना, यानी कि क्या, अध्ययन की समाप्ति कर देना, जो कि हमने उपनयन से शुरुआत करी थी, अब हम समापवर्तन से समाप्त कर देंगे, ठीक है। इसके बाद और देखो,
केशांत यानी कि बालक के 16 वर्ष के होने पर, तो उसमें हम क्या करते हैं, केशांत उसका संस्कार करते हैं। इसके बाद विवाह, स्त्री पुरुष का विवाह कर देते हैं। अंत्येष्टि यानी कि अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर दोनों इम्पोर्टेंट वाले याद कर लो, समापवर्तन, ठीक है, और अंत्येष्टि, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको लिखवा दिए। बाकी तो क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं उसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट निकल कर आता है कि उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नामक नगर में प्रथम बार पक्का ईंटों के प्रयोग किए जाने के उल्लेख मिलते हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे पहले अगर बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें क्या, पक्की ईंटों के बारे में जानकारी मिलती थी। तो यहाँ पर सुन लो, इससे पहले हमें पक्की ईंटों के बने मकान या भवन जो हैं वो सब कहाँ से मिलते थे, यहीं से मिलते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से। लेकिन उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता तो अब 1750 में अंत हो गया उसका। उसके बाद लगातार ही चीज़ें क्या होती गई, घटती चली गई। और फिर हमने देखा कि पूरे पूर्व वैदिक काल में हमें ईंटों के प्रयोग की जानकारी कहीं से नहीं मिलती, लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो कहाँ से मिलती है, कौशाम्बी नगर से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिख लो और आप लोग यहाँ पर अपने नोट्स में डाल लो, ठीक है। कौशाम्बी नगर से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, पक्की ईंटों के प्रयोग, ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले तो बता देना, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, कहाँ से, कौशाम्बी से। इस काल में निशक और शतमान मुद्रा सर्वमान्य इकाइयाँ थीं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, निष्क और कौन सा, शतमान। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको अर्थव्यवस्था के सेक्शन में डाल दो, ठीक है। निष्क और शतमान, ठीक है। वैसे कहते हैं कि निष्क जो था वो गले में धारण करने वाला एक हार हुआ करता था, ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर देखें तो यहाँ पर हमें कुछ और ही सेंस इसका दिखाई देता है, ठीक है। मुद्रा की इकाइयाँ थी, ये तो याद रखिएगा। वैसे किसी भी प्रकार के खास भार, आकृति या मूल्य के सिक्के का चलन के साक्ष्य नहीं मिलते। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे हमें बिल्कुल भी साक्ष्य नहीं मिलते कि हाँ भाई एक्चुअल में या फिर ये चीज़ें वहाँ पर थी ही। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ लेन देन की व्यवस्था थी नहीं। पहले हमने देखा वाटर सिस्टम चलता था, यानी कि पूर्व वैदिक काल में कैसा था, वाटर सिस्टम, वस्तु दो वस्तु लो, ठीक है। और यहाँ पर कैसा हो गया, वस्तु यहाँ पर थोड़े से कुछ आकृति के हमें मिलने लग गए, लेकिन वो प्रॉपर आकृति के नहीं थे, ठीक है। जैसे निशक हो गया, शतमान हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ याद रखिएगा, पूछा जाए कि निशक और शतमान का उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है और ये क्या थे, ये तो पूछा ही जाता है हर बार, ठीक है। इसको तो लिख ही लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने आपको कल डिस्कस करवा दिया, के सभी दर्शनों में सांख्य दर्शन सर्वाधिक प्राचीन है, बता दिया था सांख्य दर्शन के बारे में। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, ठीक है। चलिए, इसके अनुसार मूल तत्वों की संख्या कितनी थी, मूल तत्वों की संख्या जो है 25 हुआ करती थी, ठीक है। और प्रकृति का पहला तत्व माना गया है इसे, ठीक है। तो ये कुछ याद रखना है, बाकी तो वेरी गुड वर्षा, कपिल ही थे। और बाकी भी आंसर दे सकते हैं अगर देना चाहें तो, अगर याद हो तो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट ये भी है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डाल दो। देखो जितने भी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, बीपीएससी में प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको अलग से उनको बताता जाऊंगा, ठीक है। चलिए, गायत्री मंत्र का संबंध किससे है, संवित्र यानी कि सूर्य नामक देवता से है। इस मंत्र का उल्लेख इसी काल के में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब देखो
ये अलग से पॉइंट है, इसलिए इसको अलग से डाल देना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि सवित्र यानी सूर्य देवता को समर्पित है कौन, गायत्री मंत्र, ठीक है। अब सावित्री को सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है, ठीक है। मनुस्मृति में 10 यमों का उल्लेख मिलता है, ये हमें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इससे क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। फिर भी एक बार देख लो वो 10 यम कौन से थे, ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, ध्यान और सत्य, ठीक है। और इसके बाद नम्रता, अहिंसा, न करना, मधुर स्वभाव और इंद्रिय दमन। अब ये सब चीज़ें आप देखोगे कहाँ पर, जब बुद्ध धर्म पढ़ोगे उसमें आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो अब उत्तर वैदिक काल में जो पांचाल था, कौन, पांचाल सर्वाधिक विकसित और संपन्न राज्य था, ठीक है। सत्य में इसे वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में देखा गया। पांचाल वहीं का था जहाँ की ठीक है, पांचाल, नरेश, द्रौपदी, ठीक है, वो कुछ याद रखिएगा, उससे ज़्यादा मतलब है नहीं। क्वेश्चन जहाँ से बनेंगे मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है। अब फैक्चुअल में बन सकता है कि पुरुषार्थों की संख्या कितनी होती है, बता देना भाई, 4 होती है। कौन कौन सी, धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष, ठीक है। तो याद रखिएगा और इसको आप लोग यहाँ पर लिख लो। पुरुषार्थ कितने थे, 4 थे, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, कर्ज या फिर ऋणों की संख्या कितनी थी प्राचीन काल में, 3 प्रकार के कर लगते थे। एक तो पितृ ऋण होता था, ऋषि ऋण होता था और देव ऋण होता था। 3 प्रकार के ऋण थे, वो याद रखना, अगर याद रख पाओ तो, बाकी रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये भी पूछा जा सकता है शांतनु क्या था, एक प्रकार का वाद्य यंत्र था, यानी कि बजाने वाला यंत्र, ठीक है, जिसमें 100 ताल, उससे कोई मतलब नहीं है। और इसके बाद उत्तर वैदिक काल में कुछ हल इतने बड़े भी हमें होते थे कि 24 बैलों की सहायता से खींचा जाता था। तो ये भी याद रखना है कि बैलों से, हलों से खेती होने लग गई थी। समाज में 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। तो आप लोग यहाँ पर, मैं देखो शॉर्ट में यहाँ पर लिखवाते जा रहा हूँ, ठीक है। विवाह कितने प्रकार के होते थे, याद रखिएगा 8 प्रकार के, और यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकल कर आता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि पूछे गए हैं जहाँ से क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है। अब 8 प्रकार के विवाह थे। इसके बाद पुरुष अश्व के स्थान पर मानव की पुरुष मेध यज्ञ। अब यहाँ पर देखो एक यज्ञ और चला था, पुरुष मेध यज्ञ। यहाँ पर होता क्या था कि अश्व के स्थान पर मनुष्य की बलि दी जाती थी। कुछ कुछ ऐसा है, बाकी तो छोड़ दो, ठीक है। और ईशो उपनिषद में निष्काम कर्म का सिद्धांत मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग इसको अलग से पॉइंट में डाल लो कि निष्काम कर्म का सिद्धांत जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, ईशो उपनिषद से मिलता है, ठीक है। कहाँ से, ईशो उपनिषद से। समझ में आता जा रहा है ना, जिसको समझ में आ रहा है वो हैंड अपना कमेंट बॉक्स में थंब बनाकर भेजे, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि सो गए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में ऐसा होता है। अच्छा सावन जी, कल अपन लोग बातें करेंगे, ठीक है। आज ये ख़त्म कर लेंगे ना, कल फिर अपन लोग बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, कठोपनिषद में यम और नचिकेता की कहानी का वर्णन मिलता है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इन दोनों पॉइंटों को लिखो, ठीक है। कठोपनिषद, अब कठोपनिषद में क्या था, यम और नचिकेता, ठीक है, यम और नचिकेता। अब ये तो पता ही है ना आपको कहानी, ये सब था उसमें। इसके बाद ईशोपनिषद में क्या था, ईशो उपनिषद में क्या था, हाँ चलिए, मतलब वर्षा जी नो मतलब क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ये तो सस्पेंस वाली बात हो गई, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। यहां लिख देता हूं, ठीक है। निष्काम कर्म का सिद्धांत, चलिए ठीक है, ये याद रखना है। ये दोनों ही क्वेश्चन हो जाए, बन जाएं, अगर बनते हैं तो ठीक है। चलिए
गलत नहीं होना चाहिए, बस आप लोगों का दोनों क्वेश्चन सही हो जाएगा। यम और नचिकेता की कहानी याद रखिएगा। ये कुछ प्रकार के यज्ञ हैं जिनको आप लोग ना खुद पढ़ लेना, जब आपको पीडीएफ वहाँ पर अपलोड हो जाएगी तो पढ़ लेना। अच्छा, सोए नहीं हैं सर? अच्छा, मुझे लगा सो गए सब। पेशेंस चाहिए भाई। देखो, अब यूपीएससी हो या फिर पीसीएस हो, ऐसी जंग तो है नहीं कि बस ऐसे ही हो जाएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और यकीन मान लो, मेहनत कर लोगे ना तो बिहार में एसडीएम बनना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा हर एक फैक्ट को अच्छे से पढ़ लो, रट लो, याद कर लो, जैसे करना हो कर लो बस, ठीक है, तो फ़ायदा तो होगा, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इनके बारे में आप लोग खुद से पढ़ लेना, ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसके बारे में जानकारी जान लेना कि गृहस्थ आर्यों द्वारा संपन्न किए जाने वाले 5 प्रकार के महायज्ञ होते थे। गृहस्थ जो कि गृहस्थ जीवन बिताते थे, ठीक है, ब्रह्म यज्ञ करते थे, देवज्ञ यानी देवताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते थे, पितृयज्ञ यानी पितरों को तर्पण करते थे। अभी भी अपन लोग करते हैं। अभी देखो घर में आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि भाई अब पुरखे लग गए हैं, ठीक है, पुरखे लग गए हैं, तो जो पुराने जो एक्सपायर हो गए हैं उनको हमें पानी और रोटी देना पड़ेगा, ठीक है। पॉलिटी का क्लास भी लीजिए सर जी। हाँ, पॉलिटी का क्लास भी मैं सोच रहा हूँ अभी शुरू होगा, ठीक है, जल्दी ही 2-2, 3-3 आपके बैचेस लगेंगे ताकि आपके चीज़ें कंप्लीट होते जाएं, तो परेशान नहीं होना है अभी, बिल्कुल, ठीक है। मनुष्य यज्ञ अतिथि सत्कार करने हेतु, ठीक है, और भूत यज्ञ करते थे कि जीव जंतुओं को कृतज्ञता प्रकट करना, जैसे कि चींटियों, पक्षी, कुत्तों, गायों आदि को क्या दाने आने डाल देना। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। चलिए अब बाकी देखो, इन 5 यज्ञों के अलावा कुछ और भी यज्ञ हैं, उनको अपन को नहीं जानना, ठीक है। अब मनुस्मृति की बात कर लें तो पूछा जा सकता है कि जो 8 प्रकार के विवाह हैं वो किस पुस्तक में दिए गए हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि 8 प्रकार के विवाह जो हैं वो मनुस्मृति में, ठीक है, मनुस्मृति में। अब जिन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक तो जिनको प्रशंसनीय विवाह कहते हैं, दूसरा निंदनीय विवाह कहते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। प्रशंसनीय विवाह अब क्या हो सकते हैं? जिनकी प्रशंसा, जिनको मतलब समाज में क्या थोड़ी सी मान्यता प्राप्त हो, जैसे कि अभी शादियां जो होती हैं, अगर दोनों पक्षों के संबंध बैठ के हिसाब किताब से होता है तो उसको प्रशंसनीय कह देते हैं, ठीक है। अगर कोई लड़का या लड़की भाग के शादी कर ले तो उसको निंदनीय कह देते हैं। तो कुछ कुछ यही कहानी, पहले 8 प्रकार के विवाह होते थे, अब तो 1 ही 2 प्रकार के हो रहे हैं। एक ही को मान्यता है, दूसरे को हमने मान्यता भी नहीं दी, ठीक है। चलिए, खैर ये तो मजाक की बात है, आगे देखते हैं। चलो अब जो प्रशंसनीय विवाह हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। प्रशंसनीय विवाह कौन से हैं? इनको कोई ट्रिक हो ना तो ट्रिक के हिसाब से याद करना है आप, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। चलिए ब्रह्म विवाह के बारे में बातें करते हैं। कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोज दिया जाता है, जिससे कन्या का विवाह समाज के सामने रखना, ठीक है। तो ब्रह्म विवाह वो है जो माता पिता के द्वारा वर खोजा जाए। जैसे वर्तमान में आजकल होता है कि अरेंज मैरिज, कहते नहीं है कि भाई हमारी तो अरेंज मैरिज हुई है, तो वो ब्रह्म विवाह हुआ है आपका, जो कि प्रशंसनीय है। कैसा हुआ है? ब्रह्म विवाह, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, देव विवाह होता है एक, जैसे ब्रह्म विवाह वैसे ही देव विवाह, मतलब यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ अपनी कन्या की विवाह कर देना। तो सोचो, देवता यानी कि पुरोहित के साथ, पुरोहितों के साथ विवाह कर देना, उसको देव विवाह कहते हैं। आपने देखा होगा ना कई बार कि सती अनसुईया, माता सती अनसुईया जो थी, ठीक है, अब नाम तो मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन वैसे यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ विवाह कर दे उसको हम देव विवाह कह देते थे, ठीक है। और ब्रह्म विवाह यानी कि माता पिता की मर्जी, यानी कि अरेंज मैरिज, तो यहाँ पर लिख, ठीक है, अरेंज मैरिज, ठीक है। चलो पुरोहित की जगह आप लोग
लिख सकते हो, ठीक है, मतलब कि जो मंत्र उच्चारण करता था उसके साथ विवाह हो जाए। इसके बाद देखो आर्य विवाह, ठीक है। अब सोचो उस टाइम पे कितने सारे विवाह के ऑप्शन थे। आर्य विवाह क्या होता है? अब कन्या के पिता के द्वारा यज्ञ कार्य के लिए 1 या 2 गाय के बदले, ठीक है, तो गाय के बदले सोचो गाय कितनी पवित्र थी, ठीक है, कि कन्या का विवाह कर देते थे यज्ञ कार्य करने के लिए 1 अथवा 2 गाय के बदले में। सपोज करो यज्ञ, ठीक है, तो कुल मिला के ये गाय का एक्सचेंज आर्य विवाह, ठीक है, आर्य या फिर गाय। और देव क्या था? पुरोहित के साथ, और ब्रह्म क्या था? माता पिता के साथ। अभी मैं पूछूंगा तो ध्यान से समझते रहना, ठीक है। प्रजापात्य विवाह, प्रजापात्य विवाह वर द्वारा उसके पिता से उसकी कन्या को मांगकर विवाह करना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? ठीक वैसा ही कुछ याद करो, वो वाली मूवी कौन सी? धड़कन मूवी, हाँ, ठीक है। धड़कन मूवी में क्या होता है? सुनील शेट्टी शिल्पा शेट्टी के पिता से मिलने जाता है ना, तो वहाँ पर वो मना कर देता है। अगर वो हाँ कह देता तो वो कौन सा विवाह हो जाता? वो हो जाता प्रजापात्य विवाह, यानी कि वर ने कन्या को मांग लिया उसके पिता से और पिता ने हाँ कर दिया, ठीक है। तो प्रजापात्य विवाह यानी कि धड़कन वाला विवाह, ठीक है, याद रखिएगा। समझ में आ गया ना चारों विवाह? यस लिख कर भेजो, फिर आगे बढ़ूँ। हाँ, समझ में आ गया, ठीक है, ये चारों याद रखना। चलिए थोड़ा सा निंदनीय विवाह के बारे में बातें कर लेते हैं। अब निंदनीय विवाह क्या थे? एक तो असुर विवाह हो गया, मतलब धन के बदले में कन्या के पिता द्वारा उसके विक्रय कर देना, तो असुर विवाह। अब असुर है तो सिंपल सी बात है कि उसके पिता ने क्या किया? उसको बेच दिया। तो आज भी वैसे ही कुछ होता है, ठीक है, लड़कियों को बेच दिया जाता है पिता के द्वारा। कई मूवियाँ भी ऐसी आई हुई हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा असुर विवाह यानी धन के बदले में कन्या के पिता द्वारा उसका विक्रय कर देना। अब गंधर्व विवाह क्या होता है? गंधर्व विवाह देखो, ठीक है, गंधर्व विवाह प्रेम या फिर प्रेम के वशीभूत होकर किसी कन्या अथवा पुरुष द्वारा विवाह कर लेना, तो इसको क्या कहते हैं? लव मैरिज, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लव मैरिज। लव मैरिज क्या है? गंधर्व विवाह कर लेना, ठीक है। सुना होगा ना कई बार कि उसने गंधर्व विवाह कर लिया, ठीक है। हालांकि ये हमारे वेदों में वर्णित हैं सारे विवाह, लेकिन हम लोग मान्यता नहीं देते इस टाइम पे, ठीक है। तो असुर विवाह कन्या के पिता ने बेच दिया, मतलब पिता ही असुर बन गया, ऐसे करके कुछ याद रखिएगा। पिता बना असुर यानी कि पैसे देकर कन्या को बेच दिया। गंधर्व विवाह, लव मैरिज। और अरेंज मैरिज कौन सी थी? अरेंज मैरिज कौन सी थी? ब्रह्म विवाह, ठीक है। चलिए अब पैशाच विवाह भी एक होता है, ठीक है। कौन सा विवाह? पिशाच विवाह। तो यहाँ पर देखो सोई हुई अथवा पागल कन्या के साथ, ठीक है, सहवास कर लेना, मतलब कि उसको कुल मिला के ऐसे मान लो कि आज जैसे कुछ निंदनीय घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं ना, जैसे निर्भया जैसे केस हुए थे, ठीक है। तो इसमें होता ऐसा था कि कोई कन्या मान लो सोई हुई है या फिर, ठीक है, तो उसके साथ ज़बरदस्ती छेड़खानी कर देना, उसके बाद फिर तो विवाह करना ही पड़ेगा। तो वैसे ही कुछ कंडीशन पिशाच विवाह में था, ठीक है। अब एक और होता था राक्षस विवाह, ठीक है, किसी कन्या को छीनकर उसके साथ बलपूर्वक विवाह करना। सपोज करो कोई कन्या किसी दूसरे से प्रेम करती है, लेकिन अब इसमें हुआ क्या? उसने दूसरे वाले ने, जो उसको प्यार करता था, उसने उसको छीन लिया और उससे ज़बरदस्ती शादी कर ली, ठीक है। तो ऐसा याद रखिएगा चारों। असुर यानी कन्या का पापा असुर है, ठीक है। गंधर्व यानी लव मैरिज। पिशाच यानी सोई कन्या के साथ विवाह कर लेना, ऐसे करके कुछ, ठीक है। और राक्षस विवाह कन्या को अरेस्ट करके उसके साथ ज़बरदस्ती शादी कर लेना, ठीक है। तो ये मैंने आपको 8 विवाह बता दिए, इसको आप लोग याद रखिएगा। कोई दिक्कत हो अभी तो बता दो, और दिक्कत ना हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए अब कुछ पॉइंट आपको अलग से यहाँ पर लिखवा देता हूँ जो कि काम में आने वाले हैं, ठीक है।
अब आप लोग पूछोगे सर ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो इनके बारे में आप लोग सुन लो और वो अपने नोट्स में छाप लेना, ठीक है। इसको जैसे कि वैदिक संहिताएं जो थी, वैदिक संहिताओं के बाद कई ग्रंथ लिखे गए जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। कुल मिला के ये है कि इनमें वैदिक अनुष्ठान की क्या है, विधियां लिखी हुई हैं, तो वो भी याद रखिएगा। और देखो एक चीज़ और पूछा जाता है, ये सब जो लिखे गए ना बाद में, ये उत्तरी गंगा के मैदान में लिखे गए, उत्तरी गंगा, ठीक है, उत्तरी गंगा के मैदान में ये सब लिखे गए हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब दूसर चित्रित दूसर मृदभांड भी मिले हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ लिख दें, चलिए लिखो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे कि चित्रित धूसर मृदभांड भी मिले हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लिख लो, भरत प्लस कुरु, कभी कर ही क्या बने थे, कुरु, ठीक है, भरत और पुरु कबीले मिलकर के क्या बन गए, कुरु बन गए, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसी के आधार पर ये लोकेशन कहाँ है, याद रखना है इसको, दिल्ली के आसपास, ठीक है, दिल्ली के आसपास। कुरुक्षेत्र देखा है ना आपने, कुरुक्षेत्र का, ठीक है, तो ये याद रखना है कुरुक्षेत्र, ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। इसके बाद और तो बाकी देखिए कुछ और पॉइंट हैं, वो भी आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि अर्थव्यवस्था देखिए, बेसिकली पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था, ठीक है, कौन सा था, पशुपालन, तो याद रखिएगा पशुपालन इम्पोर्टेंट है। अब देखिए गौ जो शब्द है ना, गौ शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर लिख लो, पशुपालन बेसिकली इम्पोर्टेंट व्यवसाय है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और कुछ पॉइंट और भी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, चलो चावल का एक लिख लो, ठीक है, ये पॉइंट पूछा जा सकता है, चावल को वेदों में क्या कहा गया है, वैदिक ग्रंथों में नाम क्या है, ब्रीही, क्या है वैदिक ग्रंथों में नाम, ब्रीही, तो याद रखना है, अगर ब्रीही पूछा जाए तो बता देना, नहीं तो कोई बात नहीं। और बाकी चीज़ें मैं देखो बता चुका हूँ कि तावा वगैरह जो है वो कहाँ से मंगाते थे, ये सब चीज़ें आपको पता ही हैं, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के बर्तनों से प्रभावित थे, लाल, काली पॉलिशदार और चित्रित धूसर और लाल मृदभांड, ठीक है, 4 प्रकार के मृदभांड थे, ये भी याद रखिएगा, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, ये याद रखना है, ठीक है। चलो और तो वैसे अगर देखें तो इसमें कोई इम्पोर्टेंट जो मुझे लग रहा है कि नहीं है, हाँ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो बता देना कि समुद्र यात्राओं से भी परिचित थे, ठीक है, समुद्र यात्रा से परिचय था, ठीक है, ये याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल के लोगों का।
चलिए सामाजिक संगठन थोड़ा सा देख लें, यहाँ पर था हाँ, सामाजिक संगठन वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बट गया था समाज, ठीक है। कौन सा सबसे ऊपर कौन थे? ब्राह्मण थे। सबसे ऊपर कौन थे? ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, ठीक है, फिर वैश्य थे और शूद्र। यहाँ पर सभी व्यापारियों को भी रखा जा सकता है, ठीक है। जितने भी व्यापारी वगैरह थे सब वैश्यों की कैटेगरी में आते थे, ठीक है। और तो देखो बाकी तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा। और बाकी अभी मैंने जो आपको एनसीईआरटी बताई थी ना, वो आप लोग पढ़ सकते हो। सर जी मेरा गंधर्व विवाह हुआ है। अच्छा, प्रेम विवाह हुआ है, बहुत बढ़िया। फिर तो भाई अच्छे से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। सावन जी आपका कौन सा विवाह हुआ है या कौन सा करने की प्लानिंग कर रखी है आपने? अच्छा, सेम मतलब सेम विवाह कौन सा था? ये नौमा प्रकार, ये कोई नौमा प्रकार है क्या? सेम मतलब कि अच्छा गंधर्व हुआ है आपका, बहुत बढ़िया। हाँ, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, उसको आप लोग देख लो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ से बन जाता है एक क्वेश्चन। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम, अनुलोम और प्रतिलोम कई बार पूछ लेता है, तो आप लोग बस एक ट्रिक बना लेना छोटी सी, ठीक है, कि अनुलोम विवाह यानी कि उच्च वर्ण का व्यक्ति अपने निचले वर्ग की कन्या के साथ विवाह करता है। मतलब अनुलोम में क्या होगा? उच्च लड़का होगा और नीचे कुल की लड़की होगी। अब कुल कौन से? यही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पता चला ब्राह्मण लड़के ने अगर वैश्य शूद्र लड़की के साथ शादी कर ली तो उसको क्या कहेंगे? अनुलोम विवाह कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, देखो, उच्च, समझ जाना, उच्च वर्ग का मेल, ठीक है, और निम्न की क्या? निम्न की फीमेल। अब इसमें जस्ट कैसा कर देना है? इसमें हमें क्या कर देना है? उल्टा कर देना है इसमें, ठीक है। यहाँ पर इसी का क्या हो जाएगा? उल्टा। यानी कि अब ऐसा होगा कि अगर किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय कन्या ने शूद्र पुरुष के साथ विवाह कर लिया तो समझ जाओ कि वैसा होगा। सर जी हस्बैंड भी सब इंस्पेक्टर हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, फिर ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, विवाह आपके 8 प्रकार, यहीं से क्वेश्चन बनेगा अगर बनेगा तो। विवाह 8 प्रकार के थे, 4 प्रशंसनीय, 4 निंदनीय, ठीक है। अब निंदनीय में से आप दोनों ने ही विवाह किया है, जिसको आज के समय पर निंदनीय कहते हैं, पहले नहीं कहते थे, ठीक है। और यहाँ पर अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का क्वेश्चन पूछा गया एक बार, तो अनुलोम विवाह जो है वो उच्च वर्ग का क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए, और निम्न वर्ग की क्या होनी चाहिए? कन्या होनी चाहिए। और प्रतिलोम में ये है कि उल्टा होना चाहिए इसका, ठीक है। तो ये कुछ कुछ याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे तो बता देना, नहीं तो जनरल नॉलेज के लिए तो बढ़िया है। हाँ, एक और यहाँ पर क्वेश्चन बन के सामने आएगा, यहाँ लिख लो, नियोग प्रथा। नियोग प्रथा का क्या था? चलन था। जैसे कि अगर किसी निसंतान विधवा को उसके पति के साथ तब तक रहने की अनुमति थी जब तक कि उसे पुत्र ना हो जाए, ठीक है। देखो, अब ऐसे ऐसी चीज़ें भी चलती थी, तो इसका मतलब ये है कि नियोग प्रथा ये थी कि जिसमें किसी निसंतान विधवा को उसके पति के भाई के साथ तब तक रहने की, मतलब कि पति के भाई के साथ रह सकती थी, पति के भाई के साथ संतान प्राप्ति के लिए। संतान प्राप्ति तक,
ठीक है, रह सकती थी। ये नियोग प्रथा थी। बाकी तो देखो यहाँ से क्वेश्चन बनना नहीं है, लेकिन छोड़ो, अपन ने डिस्कस कर लिया, काफ़ी सही रहेगा ये। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा दास प्रथा के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में दासों के बारे में क्या मिलती है हमें? दास थे। ठीक है, याद रखिएगा, दासों के बारे में जानकारी मिलती थी, मतलब दास प्रथा थी। दास दासियों को उपहार स्वरूप दिए जाते थे, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद मौर्य काल में दास प्रथा के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं। अर्थशास्त्र में 5 प्रकार के, ठीक है, यहाँ पर लिख लो, मौर्य, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दास हैं? 5 प्रकार के। ठीक है, याद रखिए, दिख रहा ना, ये सब समझ में आ रहा ना, 5 प्रकार के दास हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और बाकी तो गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी, 15 प्रकार के दास मिलते हैं। और देवदासी प्रथा, ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, मतलब मंदिरों में, जैसे साउथ के मंदिरों में चोल साम्राज्य जब पढ़ेंगे तो वहाँ जानेंगे कि यहाँ पर ये चीज़ें भी होती थी। ठीक है, चलिए तो सती प्रथा के बारे में जानकारी देख लेते हैं। चलिए अब देखिए, सती प्रथा के बारे में डिस्कस करें तो सती प्रथा, यहाँ पर देखो, सती प्रथा का उल्लेख आपको अथर्ववेद में मिलेगा। कहाँ पर? इसका उल्लेख केवल अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद में। अब यहाँ पर देखो, राम महाभारत और रामायण के यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, मूल पार्ट में, मूल भाग में नहीं उल्लेख मिलता हमें। ठीक है, मूल भाग में इसका उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन बाद में जो पार्ट जोड़े गए हैं वहाँ पर हमें मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हमें क्या नहीं मिलता? सती होने के साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन जो यूनानी लेखक हैं उन्होंने लिखा था कि भाई सती प्रथा मौजूद थी। ठीक है, और इसके बाद सती प्रथा का प्रथम प्रचलन का अभिलेख जो है वो गुप्त काल से मिलता है। किसमें? ऐरण अभिलेख से। तो यहाँ पर आप लोग इसको अलग पॉइंट में ही डाल दो, हाँ यहाँ पर। ठीक है, 510, ठीक है, ये याद रखिएगा, 510 एडी में ऐरण से, ये गुप्त काल का है। ठीक है, सती प्रथा के साक्ष्य, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, आश्रम व्यवस्था आपको बताई दी। आश्रम का मतलब ही यहाँ पर है, देखो एक मिनट रुको, हाँ, इसका अर्थ क्या है? श्रम के बाद। इसका अर्थ है श्रम के बाद, श्रम के बाद विश्राम करना। ठीक है, कितने प्रकार के आश्रम थे हमें देखने हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, एक तो फिर बाद में किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने जोड़ा। ठीक है, और वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है, वो तो मैं आपको बता ही चुका, जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ब्रह्मचर्य 0 से 25 होता है। चलो, ब्रह्मचर्य कितने साल से कितने साल तक? 0 से 25 साल तक होता है। तो याद रखिएगा, 0 से 25 वर्ष। गृहस्थ, गृहस्थ तो इसके बाद ही होगा ना, 25 के बाद कितने तक का मान सकते हैं हम? 25 से 50। ठीक है, इसके बाद वानप्रस्थ 50-75। ठीक है, इसके बाद संन्यास, से 100 वर्ष तक। ये याद रखिएगा, कई बार पूछा जाएगा तो बता देना। ब्रह्म यानी ये माना जाता है ज्ञान प्राप्ति का युग। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति का युग
गृहस्थ मतलब कि सांसारिक जीवन बिताना और ईश्वर में ध्यान लगाना। यहाँ पर सांसारिक जीवन जो अभी आप लोग बिता रहे हो ना, वही वाला सांसारिक जीवन। और वानप्रस्थ में ईश्वर प्राप्ति करना, ईश्वर प्राप्ति करना। संन्यास में क्या, संन्यास में सब कुछ भूल जाना, ठीक है। कुल मिला के मोक्ष हेतु तपस्या करना, मतलब मरने का इंतजार करना, ठीक है। तो मैंने ये आपको बता दिया किसके बारे में, आश्रमों के बारे में, ये भी याद रखिएगा। और गृहस्थ आश्रम जो है ना वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जिसमें अभी आप लोग हो ना तो वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसी आश्रम में पंच महायज्ञ और त्रिवर्ग यानी धर्म अर्थ और काम इनसे इन सब चीज़ों की चर्चा करी गई है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी छोड़ो, ठीक है। और अब पितृऋण जो मैंने आपको बताया था ना, उसका मतलब ये था कि पितृऋण मतलब कि संतान उत्पन्न अगर कर दी व्यक्ति ने तो वो पितृऋण से मुक्त हो गया, क्योंकि पिता ने हमें जन्म दिया, तो फिर अगर हम भी संतान उत्पत्ति करते हैं तो हम भी उस ऋण से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। इसका ऋषि ऋण यानी अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो सकता है। तो एक ऋण ये भी है कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करें, क्योंकि ये ऋण ही है। अगर हमें किसी ने शिक्षित किया तो हमारा दायित्व है कि हम उनका ऋण उतारें और अपने बच्चों को शिक्षित करें, ठीक है। तो इस तरीके से ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं और सामाजिक व्यवस्था बनी रही। आगे देव ऋण यानी कि धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो सकता है। देव ऋण मतलब कि धर्म वगैरह यज्ञ वगैरह कर दो तो आप उससे मुक्त हो सकते हो, ठीक है। चलिए, और तो इसमें देखिए सारा कुछ मैंने आपको बता ही दिया है, लगभग ये वाला टॉपिक अपना क्या ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक बात ये और देख लो, ठीक है, जैसे अंतर कुछ डिस्कस कर लें। अंतर, ठीक है, जैसे कि एक अंतर तो यही है कि ये क्या थी, ये ग्रामीण थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी, ठीक है। और ये कैसी थी, ये शहरी थी, ठीक है। ये ग्रामीण थी, ये शहरी थी। इतना समझ में आ गया। ये तो अंतर आप लोग खुद निकाल सकते हो यार, बाकी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सर और सब्जेक्ट की क्लास कब से स्टार्ट होगा? हाँ परसा जी, अभी 2-4 दिन लगेंगे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अभी ये टॉपिक अपना ख़त्म हो जाएगा ना तो इसके बाद अपन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कि ये मान के चलो कि एक दिन में अपन 2-2, 3-3 टॉपिक भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा, कमर कस लेना, ठीक है। चलिए, और देखो यहाँ एक याद रखना, लोहे से परिचित, लोहे से परिचित यहाँ पर नहीं थे। अब देखो अंतर आप लोग खुद ही निकाल सकते हो, अब मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारी जैसे समाज जो था वो परिवार आधारित था सिंधु घाटी सभ्यता में, और दोनों जगह, ठीक है। यहाँ पर मातृ सत्तात्मक थी, वहाँ पर पितृ सत्तात्मक समाज था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपन ने यहाँ से देख ली, ठीक है। सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रही होगी। तो ये मैंने आपको सारा का सारा कुछ थोड़ी थोड़ी बातें बता दी, बाकी तो आप लोग खुद ही यहाँ पर अंतर निकाल सकते हो। यहाँ लिख देता हूँ, खुद अंतर खुद अंतर बताइए, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो देखो ये था अपना क्या, अपन ने पूरा कर लिया ये। हाँ देखो अपन ने ये भी कंप्लीट कर लिया, ये भी कर लिया। अब अपन लोग करेंगे ये महाजनपद काल, ठीक है। कल महाजनपद शुरू हो जाएगा और बुद्ध और जैन धर्म देखेंगे, साथ ही साथ फिर मौर्यन तक भी अपन पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन निकल कर आ जाते हैं।
ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि वर्तमान में कौन सी राजधानी क्या थी, वर्तमान में उसकी जगह क्या है, ये सारी चीज़ें। अब आपको वो टॉपिक मिलेंगे कि जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं लगातार। देखना, ये अभी आप सब्जेक्ट चेक करोगे प्रीवियस ईयर पेपर में तो आपको मिलेगा वो, ठीक है। जैसे कि चंपा किसकी राजधानी थी, अंग की थी, ठीक है। मगध की राजधानी क्या थी, और कौशाम्बी किसकी थी, उज्जैनी किसकी थी, माहेश्मती का क्या था सीन, ये सब आपको मिलेगा, ठीक है। तो कल अपन पढ़ेंगे सेकंड अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, उसके बाद यहीं पर लिख लो। फिर अपन लोग देखेंगे बौद्ध प्लस जैन, जहाँ से इसमें केवल अपन लोग ये नोट्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब नोट्स कम बनाएंगे, केवल अपन लोग रिवीजन करेंगे बहुत सारी चीज़ों का, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिगर के माध्यम से आपको बेसिक जानकारी लिखवाता जाऊँगा, ताकि आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते रहें, कभी काम आ ही जाएंगे, ठीक है। चलो, और इसके बाद फिर अपन लोग पढ़ेंगे क्या, मौर्यन एम्पायर, ठीक है, मौर्य। और इसके बाद फिर छोटे छोटे राजवंश हैं जो उनको अपन लोग देख लेंगे, ठीक है। फिर इसी के साथ आज की क्लास को ऑफ करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद। गुड नाइट।